हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट का आवेदन जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग जितने जल्दी आवेदन कर देंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब की जो सीबीएसई की गाइडलाइन थी उसमें उन्होंने साफ साफ ये जिक्र कर दिया था कि पहले आओ पहले पाओ, अर्थात अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया तो सेंटर आपको नज़दीक मिलने की संभावनाएं रहेंगी, और अगर आप बाद में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका सेंटर जो है वो बहुत दूर बनाया जा सकता है। तो आप यथाशीघ्र अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और बाकी आपको स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट डेली बेसिस पर कक्षाएं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहा है। साथियों, हमारी कक्षाओं के साथ बने रहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से सीटेट आप क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। साथियों, उसी के संदर्भ में आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समाजीकरण आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं समाजीकरण में क्या क्या फैक्टर बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। तो हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। साथियों, बात करें समाजीकरण की तो ध्यान दीजिएगा, समाजीकरण की बात करें तो अब प्रश्न बनता है कि समाज से ही बना है समाजीकरण, सोशलाइजेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह साथियों आप देखेंगे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि जो हैं वो सीखता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक मानव या बालक कह सकते हैं, बालक के परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं, एक बालक जो है वो समाज के रीति रिवाजों, समाज के विभिन्न व्यवहार और गतिविधियों जो समाज में घटित होती हैं उससे वो समाज के नीतियों को, समाज के मूल्यों को, समाज के रीति रिवाजों को सीखता है। यह जो है साथियों समाजीकरण की परिभाषा कह सकते हैं। उसके बाद दूसरे शब्दों में देख लेते हैं साथियों, एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। प्रश्न बनता है जैविक अस्तित्व और सामाजिक अस्तित्व क्या है। तो साथियों, हम जैविक अस्तित्व की बात करें तो आप देखेंगे कि जब बच्चा गर्भावस्था को पार करके बालक के रूप में जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति में वह जैविक अवस्था उसकी कहलाती है। फिर आप देखते हैं कि लगभग 3 महीने या 6 महीने पश्चात आप देखते हैं बच्चा कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि समाजीकरण की मूलभूत इकाई जो है वो आप कह सकते हैं भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही आप समाज में प्रवेश लेंगे और आपका समाजीकरण होगा। आप समाज के रीतियों को, रिवाजों को, मूल्यों को, अभिवृत्तियों को, ये सब चीज़ें जो है आप समाज में, जब आपके पास भाषा होती है तभी आप समाज में इन चीज़ों को समझ पाते हैं और समाज से इंटरैक्ट कर पाते हैं, अपनी बातें कह पाते हैं और समाज की बातों को समझ पाते हैं। आइए साथियों, कुछ शिक्षाविदों की परिभाषाएं थी समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो हम उन्हें देख लेते हैं। रास महोदय ने समाजीकरण की परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। हम भावना और मैं भावना दो स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। साथियों, हम भावना जो होता है एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मैं भावना जो है वो एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल को डिनोट करता है। और जो इंडिविजुअल या मैं कहते हैं, इसे हम जानते हैं कि इसे हम अहम के रूप में लेते हैं, प्राउड के रूप में, अहम घमंड के रूप में लेते हैं, जबकि हम भावना जो है ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम भावना जो है ये समाज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा शब्द माना जाता है। तो वही इन्होंने
इसमें अपनी परिभाषा में जिक्र किया है। और आगे कहते हैं कि और उनमें साथ कार्य करने की इच्छा एवं क्षमता का विकास करता है। सीधी सी बात है कि जब आप ग्रुप में रहेंगे, एक बच्चा अकेले रहे और एक बच्चा जो है वो ग्रुप में रहे, तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप में रहने वाला बच्चा है वो हमेशा उसमें सहयोग भावना का विकास उस बच्चे की अपेक्षा जो अकेला रहता है अधिक होगा। तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो हम भावना को रास महोदय ने हम कह करके डिनोट किया। आगे देखते हैं किम्बल यंग के अनुसार किम्बल यंग ने सामाजिकरण को क्या कहा है। तो किम्बल यंग ने कहा है कि सामाजिकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा वहाँ से समाज के मूल्यों तथा समाज में अन्य मान्यताएं जो हैं उन्हें जानता है, सीखता है, उनको स्वीकार करता है। तो सामाजिकरण की जो परिभाषाएं थी दो शिक्षाविदों ने भी दी, बाकी ऊपर भी सामाजिकरण की सामान्य परिभाषाएं रही। तो ये जो अब तक आपने देखा यह सामाजिकरण है। इसके बाद आगे हम देखते हैं अब तक की जो आपने सामाजिकरण की परिभाषा देखी है, तो आप जानते हैं कि सीटेट जो है वो फैक्चुअल नहीं पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। तो अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं साथियों, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक से ही अब तक प्रश्न बना है। अधिकतर प्रश्न जो है वो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक से बना है, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेप लेवल हाई करके पढ़ रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं अगर थोड़ी सी इधर उधर होती हैं तो भी आप उसे ऐसा लगे आपको कि हाँ उसे भी आपने पढ़ा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप देखेंगे पहले कारक की बात करते हैं। पहला कारक जो है वो पालन पोषण है। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेंगे कि पालन पोषण से एक बालक पर सामाजिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बस स्टेप बाय स्टेप हम 8-10 हैं सबको देख लेते हैं। अब बात करें साथियों पालन पोषण का, कि पालन पोषण के से बालक पर के सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि पालन पोषण की बात करें तो प्रारंभिक जीवन पर पालन पोषण का जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी सरकारें जो हैं वो भी योजनाएं चलाती हैं कि जिससे बालक कुपोषित ना हो जाए, क्योंकि अगर बालक कुपोषित हो जाएगा तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, और विकास का ही एक पहलू है सामाजिकरण। जब बच्चा डेवलप नहीं होगा तो बच्चे में सोचने की क्षमता नहीं होगी, तर्क करने की क्षमता नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में वो बालक जो है वो समाज के मूल्यों, समाज की अभिवृत्तियों, समाज के रीति रिवाजों से अपने आप को जो है वो इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पालन पोषण है वो बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद साथियों बात करें सिंपैथी की, तो सिंपैथी जो है यानी सहानुभूति। आप जानते हैं कि अगर देखते हैं आपका अपना परिवार है, जिस बच्चे के साथ आपकी सहानुभूति, आपका प्रेम अधिक होगा, वो बच्चा आपके प्रति अधिक लगाव रखता है। वहीं अगर कोई बच्चा जिससे आप कम प्रेम करें या जिससे सहानुभूति आपकी कम हो, वो आपसे विमुख होता जाएगा। और जब वो बच्चा आपसे विमुख होता जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो आपके परिवार के मूल्यों, आपके परिवार के आदर्शों से अलग हो जाएगा, उसकी एक अलग सोच विकसित हो जाएगी। तो इसलिए परिवार या समाज में जो है वो अगर आप बच्चे को या
बालक को सही लाड प्यार या सहानुभूति नहीं देंगे तो वो आपके मूल्यों या आपके रीति रिवाजों से अलग हो सकता है। इसलिए सिंपैथी जो है वो बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, उसके बाद सामाजिक शिक्षण की बात करते हैं। सामाजिक शिक्षण की बात करें साथियों, तो आप देखते हैं कि सामाजिक शिक्षण जो है ये अपने आप में साथियों देखेंगे कि अब जैसे बालक है तो बालक के आरंभ काल की अवस्था आप देखेंगे तो वो हमेशा अपने माता पिता, भाई बहन या पास पड़ोस से ही इंटरकनेक्ट हो पाता है। तो सामाजिक शिक्षण की बात अगर यहाँ की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो उनके रहन सहन परिवार के या पास पड़ोस के, फिर खान पान, फिर आप देखेंगे कि वो जो बच्चे जो हैं उनका पहनावा ओढ़ावा क्या है, उसी के अनुसार वो अपने, क्योंकि आप जानते हैं कि बालक जो है वो अनुकरण ही के द्वारा ही चीज़ों को सीखता है, ग्रहण करता है। तो इन चीज़ों को जैसे देखेगा वैसे एब्जर्व करेगा और वैसे ही अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करेगा। तो सामाजिक शिक्षण जो है ये बालक के लिए सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए साथियों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि सामाजिकरण में क्या नेक्स्ट कारक की बात करें हम तो वो पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार तो दंड की बात करें साथियों तो आप देखते हैं कि किसी बालक को या कोई भी व्यक्ति हो अगर वो अच्छा काम करता है तो आप देखेंगे कि उसे पुरस्कार दिया जाता है। और अगर वही वो बालक या वो कोई व्यक्ति जो है वो समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों एवं आवृत्तियों के मान्यताओं के विमुख होकर के काम करता है तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। तो सामाजिकरण में दंड एवं पुरस्कार का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद साथियों आ जाइए वंशानुक्रम पर। वंशानुक्रम की बात करें तो आप देखते हैं कि जिस परिवार के आनुवांशिक गुण भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के परिवारों में आप देखेंगे कि उनके जो मूल भाव हैं, जो संवेग हैं, सबके अपने अपने परिवार के अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार के लोग जो होते हैं वो मृदुभाषी होते हैं, कुछ परिवार के लोग हैं तो वो कटुभाषी होते हैं। कुछ परिवार के संवेग यानी क्रोध जो है वो बहुत होता है, प्रेम क्रोध बहुत होगा, कुछ परिवार उस पर कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आनुवांशिक गुण होता है। और आनुवांशिक गुण जो है ये सामाजिकरण में बालक पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उसके बाद साथियों आ जाइए परिवार की बात करें तो आप जानते हैं परिवार जो है वो सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई। तो आप देखते हैं कि परिवार जब बालक का सामाजिकरण या बालक के सामाजिकरण का जो मूल या आधार है भाषा का विकास भी वो सबसे पहले परिवार से ही उत्पन्न होता है। तो आप देखेंगे कि परिवार में सामाजिकरण की स्थिति को आप देखेंगे या समझेंगे तो आप पाएंगे कि परिवार जो बोलेगा वो बच्चा सीखेगा, जो करेगा वो बच्चा सीखेगा, जो पहनेगा उसी तरीके की, मतलब परिवार में जो रीति रिवाज, मान्यताएं, अवधारणाएं या और भी सामाजिक मूल्यों को जिस तरह से वो परिवार धारण किया रहता है, एक बच्चे पर वही मान्यताएं और धारणाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो इसलिए परिवार जो है वो सामाजिकरण का इकाई जो महत्वपूर्ण सामाजिकरण में बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद साथियों पड़ोस की बात कर लें तो ठीक परिवार और पड़ोस जो है ये एक जैसे हैं, मतलब प्राथमिक इकाई में आते हैं। सीधी सी बात है कि बच्चा जब परिवार से बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो पास पड़ोस में ही पहुंचता है और वहां से ही उन सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है, रीति रिवाजों को ग्रहण करता है और वहाँ से अपना सामाजिकरण करता है। उसके बाद आप देखेंगे स्कूल, जब परिवार और पड़ोस से बाहर निकलता है बच्चा तो वो पहुँचता है स्कूल में, और स्कूल में जब बच्चा पहुँचता है तो वहाँ अध्यापकों के माध्यम से बच्चों का सामाजिकरण किया जाता है। अध्यापक उन्हें बताते हैं समाज के रीति रिवाज, समाज के मूल्य,
समाज की आवृत्तियाँ क्या हैं, समाज में रहने के तरीके क्या हैं, और वो ये भी बताते हैं कि समाज जो है वो पहले कैसा था, और समाज के गुण और समाज के दोष सब कुछ वो बच्चों को विद्यालय में सिखाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कम्युनिटी समुदाय की बात करें तो आप देखते हैं कि एक समाज में विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी या विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं, और सबके अपने अलग अलग मूल्य, अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, और वो अपने अपने मूल्यों और अपने अपने रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं। तो जो बालक जिस समुदाय से आता है वो उसी समुदाय के रीति रिवाजों को धारण कर लेता है और उसी प्रकार अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित करता है। साथियों, कम्युनिटी जो है वो बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद आ जाइए धर्म पर, तो उसके बाद धर्म की बात करें तो देखेंगे कि धर्म जो है, अब कैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबके अपने अलग अलग देवता हैं, सबके अपने अलग अलग सामाजिक मूल्य हैं। तो ये जो हैं अलग अलग धर्म के अलग अलग मूल्य और सामाजिक जो परंपराएं हैं उनको धारण किए हुए उस विशेष धर्म का बालक जो है अपना समाजीकरण करता है। तो समाजीकरण में जो है वो धर्म जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, ये जो आपके पास 9-10 कारक हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इन्हें आप जरूर दिमाग में रखिएगा। आइए आगे देख लेते हैं कि समाजीकरण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। समाजीकरण के प्रकार से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से सीधे सीधे पूछता है कि अगर समाजीकरण के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का है, एक प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण है। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कि प्राथमिक समाजीकरण में के कारक कौन से हैं, या एजेंसी कौन सी है, या इकाई कौन सी है। तो आप ध्यान रखिएगा, परिवार तथा पड़ोस जो है ये परिवार की प्राथमिक इकाई या समाजीकरण की प्राथमिक इकाई या प्राथमिक एजेंसी कह सकते हैं। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं बार बार। तो आइए देख लेते हैं क्या है स्टेप बाय स्टेप। समाजीकरण के प्रकार की बात करें तो समाजीकरण जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। समाजीकरण पूरी लाइफ होता रहता है एक बालक का या एक व्यक्ति का। आप देखते हैं कि क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ से भाषा उसमें विकसित हुई। जब बच्चा भाषा को सीखा तो वहाँ से वो समाज से अपने आप को इंटरकनेक्ट किया, और जब अपने आप को समाज से उसने इंटरकनेक्ट किया तो आप देखते हैं कि वहाँ से वो फिर अपने आप को क्या करता है कि तुरंत आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो वहाँ से सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित करता जाएगा। पहले वो पास पड़ोस से सीखा, फिर विद्यालय से सीखा, फिर देखेंगे आप कि क्षेत्र से सीखेगा, फिर राज्य से सीखेगा, देश से सीखेगा, फिर आप देखेंगे वो जैसे जैसे अपने आप को विकास के आयामों से जोड़ता जाएगा वैसे वैसे अपना समाजीकरण करता जाएगा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों, सामाजिक परंपराओं को सीखेगा, जानेगा और अपने आप को वहाँ एडजस्ट करेगा। तो ये जो है समाजीकरण है, ये समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं कि समाजीकरण के प्रकार की बात हो तो ये हमने आपको बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण होता है और दूसरा द्वितीय या गौण समाजीकरण होता है। अब प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो आइए देख लेते हैं कि समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, क्योंकि जब प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य कारक या एजेंसी की बात करते हैं तो वो परिवार है या पास पड़ोस है। तो परिवार में ही तो बालक अपने जीवन के शुरुआती दिनों को जीता है।
वहीं से ही वो अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो यही चीज़ें ये करते हैं कि बालक जो है अपने जीवन की शुरुआत सामाजिकरण की इसी अवस्था में बालक जो है वो अपने जीवन की शुरुआत करता है और समाज के माध्यम से ही व्यावहारिक ज्ञान सीखता है। ठीक है ना। यहीं से वो समाज की संस्कृति, मूल्य, अभिवृत्ति का विकास जो है वो समाजीकरण के प्राथमिक चरण में ही या प्राथमिक समाजीकरण में ही होता है। मैंने आपको बताया कि मुख्य कारक या मुख्य इकाई या एजेंसी, तीन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो है वो प्राथमिक समाजीकरण का परिवार एवं पास पड़ोस से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार बना है, फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आ जाइए द्वितीय या गौड़ समाजीकरण की बात कर लेते हैं। द्वितीय या गौड़ समाजीकरण की बात करें तो इस समाजीकरण के इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदानों के संदर्भ में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि अगर बात द्वितीयक समाजीकरण की करें या गौड़ समाजीकरण की करें तो आप देखेंगे कि विद्यालय एवं मीडिया को ले सकते हैं, खेल के मैदान को ले सकते हैं, जहाँ से मित्र बनते हैं बच्चों के। तो ये चीज़ें जो हैं साथियों, ये द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा कि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत कौन सी एजेंसी या कौन सी इकाई आती है, तो वह परिवार और पास पड़ोस आता है। और द्वितीयक की बात करें, द्वितीय समाजीकरण में कौन सी एजेंसी या इकाई आती है, तो वो विद्यालय और खेल के मैदान को हम रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए साथियों, हम इस लेक्चर के आखिरी चरण की ओर बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि समाजीकरण की भूमिका में मुख्य कारक या एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप देखते हैं कि समाजीकरण के भूमिका में सबसे पहला कारक कौन सा बन सकता है या मूल कारक कौन सा बन सकता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सबसे पहले आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनके परिवार के होते हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी लोग ही होते। तो इनकी भूमिका क्या है बच्चे के समाजीकरण में। तो आप देखते हैं कि परिवार जैसा होता है बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो यही स्थिति है कि परिवार एवं अभिभावक की भूमिका की बात करें तो आप देखेंगे कि परिवार और अभिभावक जो है वो समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। अब परिवार कैसा रहेगा वो उसी के ही गुणों, उसी के ही मूल्यों, उसी की ही मान्यताएं जो हैं वो बच्चे पर पड़ती हैं। तो बच्चा जो है उसी तरीके का व्यवहार करता है और उसी तरीके से ही अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित करता है। समाज उसके परिवार के गुणों, मान्यताओं, अब जैसे अगर कोई परिवार क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है तो आप देखते हैं कि समाज में उसके प्रति क्या सोच रहती है, और वहीं एक संभ्रांत परिवार कोई है तो उस संभ्रांत परिवार की समाज में क्या धाक होती है। तो परिवार जो है वो बच्चे के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बनता है। उसके बाद बात करें साथियों मित्र समूह की भूमिका। आप देखते हैं जब बच्चा परिवार से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले मित्रों बनाता है। मित्र जैसा होगा उस बालक का समाजीकरण उसी प्रकार से होगा। आप देखते हैं कि आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि उस लड़के के साथ मत रहना, उस लड़के के साथ रहना, मतलब वर्मा जी के लड़के के साथ रहना, मिश्रा जी के लड़के के साथ ना रहना, मिश्रा जी का लड़का गड़बड़ है, वर्मा जी का लड़का अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी मित्र मंडली होगी आपका समाजीकरण उसी प्रकार से होगा। आप वहाँ से उस बच्चे के साथ वो जैसा रहेगा, मूल्यों जैसे उसके मूल्य होंगे, जैसे उसके विचार होंगे, जैसे चीज़ें वो करता होगा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, सारी चीज़ें जो हैं वो आप उससे ग्रहण करेंगे और अपने आप को उसी रूप में परिवर्तित कर लेंगे। क्योंकि समाजीकरण में मित्रों का प्रभाव, एक बालक पर मित्रों का प्रभाव जो है वो साथियों बहुत गहरा होता है। इसलिए मित्र भी समाजीकरण के मुख्य कारक में आते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट की बात करें खेल की भूमिका।
आप देखते हैं समाजीकरण में खेल की भूमिका की बात करें तो यहाँ से बालक जो है वो साथियों अपने जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं, देखते हैं आप, ये कहाँ से होते हैं, ये खेल के माध्यम से ही होते हैं। खेल जो है वो बालक के लिए क्या है कि अब बालक है, छोटा बालक है, उस शारीरिक रूप से जो है वो एडल्ट्स के अपेक्षा कमज़ोर होता है, उनकी हड्डियां जो हैं वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती, मांसपेशियां जो होती हैं वो उतनी टाइट नहीं होती, तो वो कैसे होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब बालक खेल के मैदान में पहुंचता है तो खेल की भूमिका जो है उसके संदर्भ में बात हम करें तो उसमें आप देखेंगे कि रचनात्मक परिवर्तन आएंगे, उसमें उससे स्वतंत्रता उसे मिलेगी, आत्म प्रेरित होगा। यहाँ से आप देखते हैं कि खेल के मैदान में एक बालक जब अपने मित्रों से मिलता है तो वहाँ जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके ना ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। वो ये नहीं कहता कि हम ठाकुर के क्षत्रिय वर्ग के साथ ही रहेंगे, वो नहीं कहता कि हम ब्राह्मण वर्ग के साथ रहेंगे, वो ये नहीं कहेगा कि ये एससी समाज है हम इसको मित्र नहीं बनाएंगे। तो ये खेल जो है वो व्यक्ति में के वैश्वीकरण की भूमिका, वैश्वीकरण का विचार जो है व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित करता है साथियों। तो खेल जो है ये व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करें शिक्षक की भूमिका की, तो साथियों जब विद्यालय में ही शिक्षक आपको मिलेंगे और शिक्षक की भूमिका की बात करें साथियों तो ये आपने अभी देखा कि समाजीकरण में द्वितीयक या गौड़ इकाई जो है वो विद्यालय आती, और विद्यालय जो है विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग कुछ है तो वो शिक्षक। साथियों जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो शिक्षक के माध्यम से ही वो समाज के बारे में या किसी विषय के बारे में ही जानता है। समाज की बात करें तो सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति, ये सभ्यताएं, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है विद्यालय में एक शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्त करता है। और जब वो चीज़ों को जानेगा तो वो समाज से अपने आप को इंटरेक्ट करेगा, और जब वो अपने आप को समाज से इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ से बच्चे में समाजीकरण, वहाँ से बच्चे का समाजीकरण होगा, और बच्चा जैसे गुण या दोषों को अपने अंदर धारण करेगा समाज उसे वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। साथियों ये रहा आपका समाजीकरण का चैप्टर। अगर समाजीकरण से प्रश्न बनेगा और हर बार प्रश्न बना है तो आपको इससे बाहर समाजीकरण से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप इसे देखिए साथियों, नोट ये इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास